नमस्ते, मेरा नाम है सार्थक गुप्ता। फ्यूचर स्टोन कैपिटल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को विश यू हैप्पी दिवाली। तो सबसे पहले जैसे कि दिवाली आती है और धनतेरस के टाइम पे हम लोग गोल्ड और एक किसी न किसी मेटल में इन्वेस्ट करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक गोल्ड पर एक वीडियो लाई जाए। तो आज मैं एक फ़ंड के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि बाकी अन्य गोल्ड फंड से थोड़ा सा अलग है, एंड उसका नाम है DSP वर्ल्ड गोल्ड फंड ऑफ फंड। ये कैसे बाकी फंड से अलग है, इस फंड के बारे में जानेंगे, और क्या हमें इस फंड में निवेश करना चाहिए, इसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब इस फंड के बारे में जानते हैं जिसका नाम है DSP वर्ल्ड फंड ऑफ फंड। तो हम सीधा ही DSP की साइट पे आ गए हैं। तो इस फंड के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं। तो ये फंड का ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि DSP वर्ल्ड गोल्ड फंड ऑफ फंड इन्वेस्ट्स प्राइमरली इन द लीडिंग इंटरनेशनल गोल्ड माइनिंग कंपनीज। तो पहला डिफरेंस जो कि बाकी गोल्ड फंड जैसे कि एक्सिस गोल्ड फंड ऑफ फंड, निपॉन गोल्ड फंड ऑफ फंड, इन सब से क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि जो बाकी के गोल्ड फंड्स हैं वो ETFs में निवेश करते हैं, जो कि डोमेस्टिक ETFs होते हैं। लेकिन जो ये DSP का वर्ल्ड फंड ऑफ फंड है, ये ओवरसीज़ ETFs में या फिर ओवरसीज़ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। पहला डिफरेंस यही है, जैसे कि ये कह रहा है इट डज दिस बाय इन्वेस्टिंग इन वेरियस एक्टिव एंड पैसिव इंटरनेशनल फंड्स ETFs इन गोल्ड माइनिंग स्पेस। तो ये बेसिकली उन फंड्स या उन ETFs में करता है जो कि माइनिंग से रिलेटेड हैं। गोल्ड माइनिंग कंपनीज में जो फंड्स निवेश करते हैं, उन फंड्स में निवेश करता है ये वाला फंड। ओके, तो अगर हम इसका पोर्टफोलियो देखेंगे तो पोर्टफोलियो में क्या रखा है? बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन, न्यूमॉन्ट कॉरपोरेशन, NGO ईगल माइंस, ये सब कौन सी कंपनीज है? ये सब हैं वर्ल्ड की जितनी भी माइनिंग कंपनीज हैं, ये वो होती हैं। अब ये कहाँ से आती हैं ये कंपनीज, ये कहाँ से आया है स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर आया है FTSE गोल्ड माइन TRI बेंचमार्क। इस फंड का एक बेंचमार्क है जो जिसे बोलते हैं FTSE गोल्ड माइन TRI। इस बेंचमार्क के अंदर ये सारी कंपनीज होती हैं और ये फंड उसको ट्रैक करता है, उसके अंदर की सारी कंपनीज को। ओके, तो पोर्टफोलियो तो हमने देख लिया, लेकिन अब हम जाते हैं सीधा परफॉर्मेंस के ऊपर। परफॉर्मेंस के ऊपर अगर हम जाएंगे और अगर हम इसे FTSE गोल्ड माइनिंग TRI, निफ्टी 50 TRI, गोल्ड से इन्वेस्ट कंपेयर करेंगे तो 10 साल में अगर हम देखें तो इस फंड ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल 8.64% का, जबकि इसके पीयर्स ने जैसे कि गोल्ड ने 11% का रिटर्न दिया है, निफ्टी 50 ने 13% का, और FTSE गोल्ड माइनिंग TRI जो कि इसका बेंचमार्क है उसने 12.5% का रिटर्न दिया है। ऐसे ही 5 साल में भी नेग्लिजिबल, यानी कि बाकी गोल्ड से कम दिया है, बाकी गोल्ड फंड्स ने इससे ज़्यादा पैसा दिया होगा। जैसे कि इस फंड ने दिया हमें 11% का रिटर्न। लेकिन अब एक आते हैं एडवांसमेंट के ऊपर। जैसे ही 1 साल पे मैं लाता हूँ रिटर्न्स को, एक गेम ही चेंज हो जाता है। गेम क्या चेंज हुआ? अब अगर आप देखें, इस फंड ने ऑलमोस्ट 46.3% का CAGR दिया है पिछले 1 साल में, एंड इसके इंडेक्स ने दिया 49% का। अब अगर हम इसे गोल्ड से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 75% ज़्यादा इसने इन्वेस्ट किया, रिटर्न दिए हैं इस फंड ने। अब ये कैसे हुआ? 10 साल में तो परफॉर्मेंस कम आई, लेकिन 5 साल में वो ज़्यादा आई। अगर मैं इसको उसमें भी देखूँ, 2 साल में भी देखूँ, अगर मैं 2 साल के रिटर्न भी देखूँ तो इसके 32% रिटर्न आए हैं, जो कि कहीं ज़्यादा है नॉर्मल गोल्ड फंड से। तो ऐसे क्या चेंजेस आ गए इस फंड में कि इस फंड में कि हमारे रिटर्न्स एक्सपोनेंशियली बढ़ गए, जो कि अब तक कुछ नहीं आ रहे थे। इसके बेसिकली 3 कारण हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करूँगा, एंड क्या इस फंड में आगे हमें निवेश करना चाहिए कि नहीं, वो भी मैं डिस्कस करूँगा इस बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस फंड ने 2 साल पहले से रिटर्न देना शुरू किया है। और अगर आप सोचें कि 2 साल पहले और क्या हुआ था इस दुनिया में, 2 साल पहले फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी, एंड अभी कौन सी वॉर चल रही है? अभी भी चल रही है बाकी वो वॉर, बाकी इज़राइल हमास, इज़राइल हिजबुल्ला, इज़राइल ईरान,
ये सारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस आजकल ज़्यादा आ गई हैं, वॉर्स जैसी सिचुएशन ज़्यादा आ गई हैं, उससे 3 इफ़ेक्ट हो गए हैं। बेसिकली गोल्ड को सबसे पहला रीज़न है, गोल्ड एक सेफ़ हेवन की तरह माना जाता है। यानी कि जब भी अनसर्टेनिटी आती है, जब मार्केट में पैनिक की सिचुएशन आती है, तो लोग अपना स्टॉक मार्केट से और बाकी इन्वेस्टमेंट से हटकर गोल्ड की तरफ भागने लगते हैं। जैसे ही गोल्ड की तरफ भागने लगते हैं, उसकी डिमांड बेसिकली बढ़ते रहती है और उससे उसका भाव ऊपर आता है। दूसरा रीज़न होता है सप्लाई चेन। अब क्योंकि वॉर जैसी सिचुएशंस आ गई हैं, तो जो शिप्स का मूवमेंट होता है, जो कि कार्गोज जाती हैं, इधर से उधर जाती हैं, उनमें डिलेज होते हैं, उससे कॉस्ट बढ़ती है। तो उससे क्या होता है, हमारे जैसे कि इंडिया को ले लीजिए, इंडिया में ज्वेलरी का बहुत बड़ा मार्केट है, हम बहुत बड़े इम्पोर्टर हैं गोल्ड के। तो इसलिए हमारे पास गोल्ड ही बहुत महंगा गोल्ड आता है, क्योंकि हम तो इम्पोर्टर हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, तो हमारे पास गोल्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। और तीसरा मेन रीज़न है इंडस्ट्रियल यूज़। करीबन वर्ल्ड में जितना भी गोल्ड प्रोडक्शन होता है, उसका 10 से 15% इंडस्ट्रियल यूज़ में यूज़ होता है। अब इंडस्ट्रियल में कहाँ यूज़ होता है? एज अ लूब्रिकेंट यूज़ होता है, एरोस्पेस डिफेंस में, इक्विपमेंट्स में। अगर आप लैपटॉप खोल के देखेंगे, उसमें भी गोल्ड का एक यूज़ होता है, फ़ोन टैबलेट्स में भी यूज़ होता है गोल्ड। एंड डिफेंस में लूब्रिकेशन के लिए यूज़ इसलिए होता है क्योंकि गोल्ड एक बहुत बड़ा इंसुलेटर होता है या फिर रिफ्लेक्टर होता है रेडिएशन का। तो जितने भी डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स होते हैं, रॉकेट्स होते हैं, उनमें एक लेयर लगाई जाती है गोल्ड की, ताकि वो उस रॉकेट को, सिस्टम को उससे बचाया जा सके। तो जैसे जैसे रशिया यूक्रेन वॉर और हमास इजराइल वॉर शुरू हुई, तो इन सब चीज़ों की डिमांड बहुत बढ़ी। तो गोल्ड माइनिंग जितनी भी कंपनीज हैं, उनके पास डिमांड ज़्यादा आई, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ रहा है। तो हमें लगता है मेजर रीज़न ये रहा है कि इस गोल्ड फंड को भरने के लिए कि हमें माइनिंग कंपनीज पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर आया, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने मांगना शुरू किया कि भाई हमें गोल्ड चाहिए, क्योंकि गोल्ड एक तरह से सेफ एसेट की तरह भी काम आता है। तो अब बात ये आती है कि क्या हमें इस फंड में आगे निवेश करना चाहिए कि नहीं, या फिर हम एक सिंपल गोल्ड फंड्स में जाएं जो कि एक अपने ETFs में इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिक मेजर डिफरेंस तो यही है गोल्ड फंड्स एंड इस फंड में, कि गोल्ड फंड अपने ETF में निवेश करते हैं, और ये जो DSP का वर्ल्ड गोल्ड फंड है, ये ऐसे फंड में इन्वेस्ट करता है कि जोन सा फंड हमारे गोल्ड माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो बेसिकली हमारा मानना है कि जैसे कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वॉर जो है ये थोड़ा सा लंबी एग्जिस्ट करेंगी। अब धीरे धीरे ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं, तो फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, जैसे कि 2 या 3 साल के लिए हम इस फंड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा टारगेट है लंबा, जैसे कि 10 साल या फिर बहुत और लंबे होराइजन के लिए हमें गोल्ड लेना है, उसके लिए हम नॉर्मल गोल्ड फंड या फिर फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं। तो इस फंड में जाना चाहिए कि नहीं? मुझे लगता है कि इस फंड में फॉर अ शॉर्ट टर्म के लिए हम एक्सपोजर ले लें तो कोई बुराई ही नहीं है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा पोर्शन ही लेना चाहिए, क्योंकि ये फंड थोड़ा सा रिस्की है। तो मेरी वीडियो आज यहाँ पे ख़त्म होती है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं एंड हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं एंड हमारे थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दिए गए ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।